नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 25 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब USB की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सल सीरियल बस मतलब USB की विशेषता नहीं है। पहला क्वेश्चन हमसे USB से संबंधित पूछा गया है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म होता है। USB हमारे कंप्यूटर का एक पोर्ट होता है जिसके माध्यम से हम कई प्रकार की डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव। इस प्रकार की जो भी डिवाइस होती हैं उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जनरली USB पोर्ट का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी USB की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर बी प्लग एंड प्ले। ऑप्शन नंबर सी इजी डिवाइस कनेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इट इज अ कॉमन इंटरफेस फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस। तो जो USB होता है वह प्लग एंड प्ले तो होता है। प्लग एंड प्ले मतलब जैसे ही हम कीबोर्ड को, माउस को, पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं, प्लग करते हैं, वह वर्क करना स्टार्ट कर देता, मतलब प्ले कर देता। USB जो है वह प्लग एंड प्ले तो होता है। इजी डिवाइस कनेक्शन भी है, मतलब आसानी से हम कोई भी डिवाइस को USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इट इज अ कॉमन इंटरफेस फॉर कंप्यूटर डिवाइसेस। कंप्यूटर में जो डिवाइस जोड़ी जाती हैं उनके लिए एक कॉमन इंटरफेस भी होता है USB। लेकिन जो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मतलब हमें USB का अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई सेटिंग करनी होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन USB की विशेषता नहीं है, जबकि प्लग एंड प्ले है, इजी डिवाइस कनेक्शन भी है और यह कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाली डिवाइस के लिए एक कॉमन इंटरफेस भी है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है हमें अपनी तरफ से कुछ सेटिंग्स को सेट करना पड़ता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की तकनीक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है। निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की तकनीक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से वह हैकिंग या धोखेबाजी की टेक्निक कौन सी है जो सुरक्षा मानकों को बाईपास करने के इरादे से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की नकल करती है। वह कहलाती है स्पूफिंग। स्पूफिंग या स्पूफ एक साइबर क्राइम का टाइप है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पूफिंग या स्पूफ एक साइबर क्राइम है, एक साइबर अटैक है जिसमें हैकर या अटैकर किसी अदर यूजर की इंफॉर्मेशन का यूज करके कोई साइबर क्राइम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, वायरस क्या है? वायरस भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पूफिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा, बड़ा या उत्कृष्ट होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की
ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा, बड़ा या उत्कृष्ट होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है, जिस आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रिंटर की क्वालिटी से संबंधित है। प्रिंटर की क्वालिटी, यदि प्रिंटर का ब्लैंक अच्छा, बड़ा या उत्कृष्ट होगा या होगी तो उसके द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की ब्लैंक उत्कृष्ट होगी। यदि प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा होगा, रिजोल्यूशन मतलब उसकी क्वालिटी, तो चित्रों की क्वालिटी भी उत्कृष्ट हो जाएगी। जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन होता है उसे प्रिंटर की क्वालिटी भी कहा जाता है। रिजोल्यूशन को ही कहा जाता है क्वालिटी। यदि प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा होगा या ज्यादा होगा तो प्रिंटर जो हमें आउटपुट देगा उस आउटपुट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजोल्यूशन एंड क्वालिटी। यदि प्रिंटर का रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो प्रिंटर के द्वारा निर्मित होने वाले चित्रों की क्वालिटी भी उत्कृष्ट होगी। जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन या क्वालिटी होती है उसे डीपीआई में नापा जाता है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच प्रिंटर के रिजोल्यूशन या प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नाम का अधिकतर उपयोग होता है? शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नेम का मैक्सिमम यूज होता है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है जो कि डोमेन नेम टॉपिक से पूछा गया है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कोई वेब पेज ओपन करते हो तो आपको वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना होता है। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें उस वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस टाइप करना होता है। जो वेबसाइट का यूआरएल या एड्रेस होता है उसका लास्ट पार्ट होता है डोमेन नेम। यूआरएल या किसी वेबसाइट के एड्रेस का लास्ट पार्ट क्या होता है? डोमेन नेम। जैसे हम एक यूआरएल लिखते हैं http, इसके बाद आ जाएगा www.youtube.com। तो यहां पर यह एक यूआरएल है जिसका पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आ गया www जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आ गया यूट्यूब जो कि वेबसाइट का नाम है और लास्ट में लगा है .com ही डोमेन नेम होता है। कई प्रकार के डोमेन नेम होते हैं जो कि वेबसाइट के उद्देश्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे .com, .net, .org, .edu, .in कई प्रकार के डोमेन नेम होते हैं। हमसे पूछा गया है शिक्षण संस्थानों के लिए निम्न में से किस डोमेन नेम का अधिकतर यूज किया जाता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डोमेन नेम यूज होता है मैक्सिमम जगह पर .edu। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट होती हैं उनमें जो डोमेन नेम यूज किया जाता है वह होता है .edu। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि .org ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, .net नेटवर्क के लिए है, .com कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी .edu। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में फाइल प्रारूप CSS का क्या अर्थ है? वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में फाइल प्रारूप मतलब फाइल फॉर्मेट। फाइल प्रारूप मतलब फाइल फॉर्मेट जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं, जो कि फाइल के प्रकार को या फाइल के टाइप को दर्शाता है। वेब डिजाइनिंग के संदर्भ में फाइल प्रारूप मतलब फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन CSS का अर्थ क्या है? CSS क्या है? CSS एक लैंग्वेज है जिसका यूज वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है, कोई वेब पेज बनाया जाता है तो उसको बनाने के लिए कई प्रकार की लैंग्वेज यूज होती हैं, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP कई प्रकार की लैंग्वेज यूज होती हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म होता है। CSS को HTML के साथ ऐड किया जाता है। HTML से जो वेब पेज बनाया जाता है उस वेब पेज को आकर्षक बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक ही लैन में कई डिवाइस के कनेक्शन में मदद करता है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस एक ही लैन में कई डिवाइस के कनेक्शन में मदद करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसके कई टाइप भी होते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, पेन। साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है पेन। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। फिर आता है लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हमसे पूछा गया है एक ही लैन में कई डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का यूज किया जाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस होती है हब। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक कनेक्टिविटी डिवाइस है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को, मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब हब के स्थान पर स्विच का यूज किया जाने लगा है। स्विच, हब और स्विच दोनों ही नेटवर्किंग डिवाइस हैं। हब का यूज पहले होता था, अब इसके स्थान पर स्विच का यूज किया जाने लगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है? लोकल एरिया नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। हमने जो पिछला क्वेश्चन समझा था वह भी कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित था। यहां पर हमसे पूछा गया है लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन नेटवर्क कितने क्षेत्र में काम करता है। लैन नेटवर्क का एक टाइप है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। 10 किलोमीटर तक। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन नेटवर्क जिसकी रेंज कितनी होती है? 10 किलोमीटर तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर तक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित है? निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्टेड है? समर्थित है मतलब सपोर्टेड है। हमें यहां पर 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं, 4 फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक बुनियादी ऑडियो फाइल का फॉर्मेट है। ऑडियो फाइल का फॉर्मेट या एक्सटेंशन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? .bat। .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है, बैच फाइल का। .gif यह तो ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट का है, ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट का, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। .dif मतलब डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। यह तीनों तो ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। जो ऑप्शन नंबर डी है वह है .au। .au मतलब ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। .au एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। .bat बैच फाइल का एक्सटेंशन है। .gif ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। .dif का फुल फॉर्म होता है डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट। जो au है इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी .au। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटोकॉल के संदर्भ में MIME का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल यूज होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ रूल्स।
सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है MIME का फुल फॉर्म क्या है। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो संचार उपकरणों के बीच सीधा मतलब प्रत्यक्ष कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। ब्लैंक एक संचार प्रोटोकॉल है मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो संचार उपकरणों के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। हमें यहां पर 4 प्रोटोकॉल के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। वह होता है PPP प्रोटोकॉल। PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो कि दो डिवाइसेस को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करना है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और SFTP का फुल फॉर्म सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जीपीयू, जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है। आपने एक पढ़ा होगा, सुना होगा सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, ब्रेन होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक होता है जीपीयू जो कि ग्राफिक्स के लिए यूज होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स से। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक लाइनेक्स में उपयोग होने वाला फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल नहीं है? सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल कुछ फंक्शन होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस यूजर को प्रदान करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी सर्विस सिस्टम कॉल के द्वारा यूज की जाती है। सिस्टम कॉल कुछ फंक्शन होते हैं। हमें बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल नहीं है। ओपन। ओपन तो फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल है। क्लोज भी है, राइट भी है, लेकिन जो वेट है, वेट फाइल मैनेजमेंट का सिस्टम कॉल नहीं है। हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फाइल में मैटर को राइट कर सकते हैं, लेकिन वेट तो प्रोसेस का सिस्टम कॉल होता है, प्रोसेस का, फाइल का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब रैम में रहता है। ब्लैंक स्थायी रूप से
कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम में रहता है। यह क्वेश्चन वायरस से संबंधित है। वायरस से संबंधित हमें यहाँ पर वायरस के 4 टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है, जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। रैम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। हमसे पूछा गया है ब्लैंक स्थायी रूप से कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहता है, वह होता है रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहता है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिडेंट वायरस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वैध सीपीयू रजिस्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैध सीपीयू रजिस्टर नहीं है? यह क्वेश्चन सीपीयू से संबंधित है। सीपीयू मतलब हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू के 3 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। 3 मुख्य कंपोनेंट, एएलयू, सीयू और मेमोरी। सीपीयू प्रोसेसर जिसके 3 मुख्य कंपोनेंट हैं, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर रजिस्टर। सीपीयू के अंदर एक मेमोरी है जो कि होती है रजिस्टर, जो कि साइज में सबसे छोटी मेमोरी होती है और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। सीपीयू में कई प्रकार के रजिस्टर होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड सीपीयू रजिस्टर नहीं है? सीपीयू के अंदर होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, लेकिन डीएमए कंट्रोलर नाम का रजिस्टर नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएमए कंट्रोलर सीपीयू का वैलिड रजिस्टर नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वेबसाइट पते, हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, में कौन सा भाग डोमेन नेम का प्रतिनिधित्व करता है? हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, यूआरएल दिया गया है और हमसे पूछा गया है ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन में हमें डोमेन नेम शो किया जा रहा है। हमने डोमेन नेम का क्वेश्चन आज ही समझा था आज की वीडियो में। जो कोई एड्रेस लिखा जाता है, किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखा जाता है, उसका लास्ट पार्ट होता है डोमेन नेम। जैसे .com, .in, .net यह कहलाते हैं डोमेन नेम। हमें एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है https www.jap.com। इसके बाद एक डायरेक्टरी का भी एड्रेस दिया गया है फुल फॉर्म। इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन डोमेन नेम को रिप्रेजेंट कर रहा। ऑप्शन नंबर ए में तो www है, वर्ल्ड वाइड वेब, यह तो डोमेन नेम को शो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी में प्रोटोकॉल है, https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर डी में तो एक डायरेक्टरी का नाम दिया गया, पेज का नाम दिया गया, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है आप देखेंगे इसमें आपको .com दिख रहा होगा। .com ही तो एक डोमेन नेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है jap.com, यहां पर हमें डोमेन नेम शो किया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ड्राइव में कौन सा खोज ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को संदर्भित करता है? गूगल ड्राइव में कौन सा खोज ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को संदर्भित करता है? यह क्वेश्चन गूगल ड्राइव से पूछा गया है। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड मतलब जो कि ऑनलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड का एग्जाम्पल है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। गूगल ड्राइव में हम 15 GB तक डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर कर सकते हैं।
आपने देखा होगा आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव नाम का एक ऐप है जो कि आप जीमेल के माध्यम से लॉगिन करते हैं और अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गूगल ड्राइव में कौन सा सर्च ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइलों को रेफर करता है या संदर्भित करता है। यदि हमें किसी फिक्स अकाउंट की, किसी फिक्स यूजर की फाइल को सर्च करना है तो हमें उसके ओनर को सर्च करना होगा। ओनर को, ओनर मतलब जिस यूजर ने फाइल को बनाया वह उसका ओनर कहलाएगा। यदि हमें किसी ओनर से संबंधित फाइल को सर्च करना है तो हमें कौन सा ऑपरेटर यूज करना होता है? ओनर ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनर। गूगल ड्राइव में ओनर सर्च ऑपरेटर निर्दिष्ट खाते के स्वामित्व वाली फाइल को संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगी निगरानी प्रणाली मतलब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है? रोगी निगरानी प्रणाली मतलब पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है? हमसे पूछा गया है जो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं वह किस कैटेगरी के एप्लीकेशन हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेल्थ केयर, ऑप्शन नंबर बी है बैंकिंग, ऑप्शन नंबर सी है इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी है एजुकेशन। आपने देखा होगा पेशेंट को जब एडमिट किया जाता है तो उसको बहुत सारी मशीन कनेक्ट कर दी जाती हैं जो कि उसके हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर पर शो करती रहती हैं। वह सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर। हेल्थ केयर पेशेंट, रोगी से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वह किस कैटेगरी के होंगे? हेल्थ केयर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में हम होम टैब पर ब्लैंक नामक एक बटन पर क्लिक करके किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। एमएस वर्ड 2019 में हम होम टैब पर ब्लैंक नामक एक बटन पर क्लिक करके किसी दस्तावेज में सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में एक चेंज केस नाम का ऑप्शन होता है, चेंज केस नाम का, जो कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का केस बदलने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस होता क्या है? चेंज केस एमएस वर्ड में टाइप होने वाले टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में या कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में शो करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं। होते टोटल 5 हैं लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 यूज होते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। डिफॉल्ट केस कौन सा होता है? सेंटेंस केस। चेंज केस ऑप्शन होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है। शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जा सकते हैं और एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन को हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जिसमें हमें 5 प्रकार के केस उपलब्ध कराए जाते हैं। डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। इसके अलावा हम और 4 प्रकार के केस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक केस है यहां पर सेंटेंस केस जो कि डिफॉल्ट केस है। दूसरा केस होता है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा? पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप हो जाएगा। तीसरा केस होता है अपर केस। अपर केस में पूरा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में टाइप हो जाता है। एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे हो जाते हैं। और एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स करना मतलब जो अक्षर छोटे थे वह कैपिटल में बदल गए, जो कैपिटल में थे वह स्मॉल में बदल गए। यह कहलाता है टॉगल केस। चेंज केस की शॉर्टकट की Shift+F3 होती है, जिससे केवल 3 प्रकार के केस यूज किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हैं?
MS वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हैं। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है जो कि फॉन्ट टॉपिक से संबंधित है। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने की सुविधा प्रदान करता है। हम MS वर्ड में जो टाइपिंग करते हैं उस टाइपिंग में यूज होने वाले टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए फॉन्ट का यूज किया जाता है। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग से संबंधित ऑप्शन होम टैब में होते हैं और फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। आपको यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। MS वर्ड 2019 में आप अपना डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे चुन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलेबरी फॉन्ट। MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलेबरी फॉन्ट। लेकिन इसको चेंज करके यदि आप अपना कोई फॉन्ट डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो वह कैसे कर सकते, यह हमसे पूछा गया है। MS वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता कौन सा है? कैलेबरी। लेकिन इसको चेंज करके यदि हमें अपना कोई फॉन्ट डिफॉल्ट फॉन्ट बनाना है तो वह कैसे बनाएंगे, यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? होम टैब पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर चुने, अपने फॉन्ट का चयन करके और डिफॉल्ट के रूप में सेट करने हेतु चयन करके। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिफॉल्ट रूप में सेट करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। हम अपना कोई भी फॉन्ट डिफॉल्ट नहीं बना सकते, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फॉन्ट समूह पर क्लिक करके डिफॉल्ट के रूप में सेट पर क्लिक करें, यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक बार प्रयोग करने के लिए प्रत्येक बार फॉन्ट चुनकर, यह भी नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, होम टैब पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को चुने, अपने फॉन्ट का चयन करके डिफॉल्ट रूप से सेट करने हेतु चयन करें। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है, यहां से हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हमें जो भी फॉन्ट यूज करना है वह फॉन्ट हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट हमें यूज करना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन होता है सेट एज डिफॉल्ट। सेट एज डिफॉल्ट मतलब जो फॉन्ट, जो स्टाइल, जो साइज, जो कलर हम सेट करेंगे वह हमारे कंप्यूटर पर डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। MS वर्ड के होम टैब में पहले हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, वहां पर फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, फिर उसे सेट एज डिफॉल्ट में सेव कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। यह क्वेश्चन भी MS वर्ड से पूछा गया है जो कि पैराग्राफ स्पेसिंग से संबंधित है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है? जब हम MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो एक पैराग्राफ हमारा यह हो गया, फिर हमने यह दूसरा पैराग्राफ टाइप किया, दोनों पैराग्राफ के बीच में यह जो स्पेस होता है इसे कहा जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग दो प्रकार की होती है। एक पैराग्राफ के पहले होता है स्पेस, इसे बोला जाता है बिफोर स्पेसिंग। एक पैराग्राफ के बाद में स्पेस होता है, इसे कहा जाता है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। हमसे पूछा गया है पैराग्राफ स्पेसिंग के अंत के एड स्पेस को ब्लैंक में मापा जा सकता है। मतलब हम पैराग्राफ के एंड में, मतलब बाद में जो स्पेस ऐड करते हैं उसे किस प्रकार मापा जा सकता है। जब हम पैराग्राफ में कोई स्पेस ऐड करते हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग दो प्रकार की होती है, बिफोर और आफ्टर। मतलब पैराग्राफ के पहले और पैराग्राफ के बाद में। और पैराग्राफ स्पेसिंग को पॉइंट में मापा जाता है, पॉइंट में। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप होता है जहां पर एक ऑप्शन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यहां से हम लाइन स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पैराग्राफ स्पेसिंग को भी सेट कर सकते हैं। और यदि हमें स्पेसिंग से संबंधित सभी ऑप्शन को देखना है तो हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे जहां पर हमें पैराग्राफ स्पेसिंग शो की जाती है। एक होती है बिफोर, एक होती है आफ्टर। आप देख सकते हैं इसे पीटी मतलब पॉइंट में मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।